नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग जो है पढ़ रहे थे बुद्धि, क्योंकि बुद्धि जो है सीटेट में आपके सिलेबस में है, लेकिन टीटी में बुद्धि को हटा करके बुद्धि की जगह पे निर्देशन एवं परामर्श जोड़ दिया गया। तो हम लोग बात कर रहे थे बुद्धि की, और बुद्धि में हम लोगों ने जो है अभी तक जो पढ़े थे पिछले वीडियो में, वो एक कारक का सिद्धांत पढ़े, एक तत्व का सिद्धांत पढ़े, दो कारक या दो तत्व का सिद्धांत पढ़े, त्रिकारक या त्रितत्व का सिद्धांत भी पढ़े। उसके बाद में हम लोगों ने जो है बहुकारक का सिद्धांत पढ़ा। उसी के क्रम में मतलब 4 सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया बुद्धि में। जो 5वां सिद्धांत है वो है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बुद्धि का समूह कारक समूह कारकी का सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारकी का सिद्धांत, इसको आज हम लोगों को पढ़ना है। अब प्रश्न है कि यह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो ये समूह कारकी का जो सिद्धांत है, ये एक मनोवैज्ञानिक आपके हैं लुईस थर्स्टन। कौन से हैं? लुईस थर्स्टन। एक मनोवैज्ञानिक है लुईस थर्स्टन, और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लुईस थर्स्टन, ये लुईस थर्स्टन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है बुद्धि का समूह कारकी का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया, तो कौन से होंगे आपके हिसाब से? लुईस थर्स्टन होंगे। लुईस थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि ना तो एक कारक से, ना तो दो कारक से, और ना तो 3 कारक से, और ना तो बहुकारक से बनी हुई है। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो बनी है 7 प्राथमिक कारकों से बनी है। क्या बताया? लुईस थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से बनी है। लुईस थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि जो है न एक कारक से, न 2 कारक से, न बहुकारक से, बल्कि बुद्धि जो है 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर के बनी है। और प्रत्येक कारक, यानी इस बुद्धि का जो प्रत्येक कारक है वो एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। प्रत्येक कारक एक दूसरे से अलग या भिन्न है, अलग या भिन्न है। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो ऐसा जो है लुईस थर्स्टन मनोवैज्ञानिक ने कहा। अब लुईस थर्स्टन ने जो ये 7 प्राथमिक कारक बताए हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पहला कारक इन्होंने बताया वो बताया आंकिक कारण। यानी लुईस थर्स्टन ने जो 7 प्राथमिक कारक बताए हैं उसमें जो पहला कारक बताया है वो बताया है आंकिक कारक। आंकिक कारण, आंकिक कारण, यानी आंकिक कारण को यदि अंग्रेजी में कहें हम तो इसको क्या कहते हैं? नंबर फैक्टर। नंबर फैक्टर यानी जो व्यक्ति अंकों के आधार पर पहचानने की क्षमता हो उसे हम क्या कहते हैं? आंकिक कारण है। दूसरा जो कारक बताया लुईस थर्स्टन ने वो बताया शाब्दिक कारण। शाब्दिक कारण, और शाब्दिक कारण को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं?
वर्बल फैक्टर, यानी वर्बल फैक्टर यानी किसी को हम जो है शब्दों के आधार पर पहचानने की क्षमता किसमें होगी, तो होगी शाब्दिक कारण। तीसरा जो इन्होंने कारण बताया है, तीसरा कारक जो बताया लुईस थर्स्टन ने, वो बताया स्थानिक कारण। स्थानिक कारण यानी स्थानिक कारक को हम लोग जो है क्या कहेंगे, सिचुअल फैक्टर। ये स्थानिक कारक यानी इसमें जो है कल्पना के आधार पर किसी वस्तु की व्याख्या करना, ये स्थानिक कारण होता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि एक उदाहरण देते हैं स्थानिक कारक में, एक जो है जो मकान का चित्र बना रहा है, एक व्यक्ति इंजीनियर या हम ये कहें कि कॉन्स्ट्रक्शन व्यक्ति जो होता है वो एक मकान का चित्र बना रहा है, नक्शा बना रहा है, तो वो उसमें कौन सी जो है बुद्धि होगी, तो उसमें स्थानिक कारक की बुद्धि होगी। क्यों? क्योंकि वो एक जो है आधार पे, एक अनुमान से वो नक्शा बना रहा है कि कहाँ पर गेट होगा, कहाँ पर लॉबी होगी, कहाँ पर बेडरूम होगा, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पे आंगन होगा। इसका जो है एक आधार पे बना रहा है, एक अनुमान से बना रहा है, तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी, स्थानिक कारक की बुद्धि होगी। चौथा जो इन्होंने कारक बताया है लुईस थर्स्टन ने, वो चौथा कारक बताया है तार्किक कारण। तार्किक कारण यानी तार्किक कारण को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, रीजनिंग फैक्टर कह सकते हैं। तार्किक कारण यानी कोई व्यक्ति जो है वो तर्क के आधार पर किसी समस्या का समाधान करे, तो उसमें कौन सी बुद्धि की अधिकता होगी, तार्किक बुद्धि की। पांचवा कारक जो बताया लुईस थर्स्टन ने, जो पांचवा कारक बताया वो बताया शब्द प्रवाह कारक। कौन सा? शब्द प्रवाह कारक। यानी अगर जो हम इंग्लिश में इसे कहें तो वर्बल फैक्टर। ये पांचवा कारक बताया है लुईस थर्स्टन ने, यानी शब्द प्रवाह यानी शब्दों के बोलने की क्षमता या चालाकी हो, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द प्रवाह कारक। यानी उसमें बुद्धि की अधिकता जो होगी वो शब्दों पर आधारित होगी। जैसे कवि हो गया, लेखक हो गया। देखो इन व्यक्तियों में जो है कितना चालाकी से शब्द बोल देते हैं, बहुत मतलब छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, तो उनमें किस बुद्धि की अधिकता है, शाब्दिक प्रवाह कारक की बुद्धि की अधिकता है। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, कहते हैं कि गागर में सागर भरना, मतलब बहुत छोटे से शब्दों में बहुत बड़े चीज की या समूह की व्याख्या कर देना, क्या हो गए, शब्द प्रवाह कारक। खेल पूरा शब्दों में होता है, चालाकी होती है शब्दों की। अगला जो कारक बताया, छठे नंबर का जो कारक बताया लुईस थर्स्टन, वो बताया स्मृति कारक। स्मृति कारक, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, तो यानी मेमोरी फैक्टर कह सकते हैं, या मेंटल फैक्टर कह सकते हैं, मेमोरी फैक्टर कह सकते हैं। यानी किसी वस्तु को याद करने की क्षमता जिसमें हो, उसमें कौन सी बुद्धि की अधिकता होगी, स्मृति कारक की बुद्धि की अधिकता होगी। यानी कोई आपने क्लास में कोई बात बताई, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको एक बार में वो बात नहीं समझ में आती, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे उनको एक ही बार में जो है वो चीज़ समझ में आ जाती है, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। उसमें कौन सी बुद्धि की अधिकता होगी, स्मृति कारक की। सातवें नंबर की जो बुद्धि बताई लुईस थर्स्टन ने, वो बताई है प्रत्यागत्मक गतिशीलता कारण।
प्रत्यागत्यात्मक गतिशीलता कारक। यानी हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फैक्टर, यानी किसी वस्तु को देख करके प्रत्यक्ष या तुरंत उत्तर देने की क्षमता जिस व्यक्ति में हो, उसमें कौन सी बुद्धि की अधिकता होगी, तो प्रत्यात्मक गतिशीलता की अधिकता होगी। एक क्वेश्चन का हम आपसे जिक्र करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि एक बालक मकान का चित्र बना रहा है, थर्स्टन के अनुसार किस कारक की या किस बुद्धि की प्रधानता होगी। तो बालक मकान का चित्र बना रहा, तो उसमें किस कारक या बुद्धि की अधिकता होगी। तो अभी आपको हमने बताया कि उसमें जो बुद्धि की अधिकता होगी वो स्थानीय कारक की होगी, क्योंकि वो एक निश्चित जगह पे ही जो है, कहाँ पे गेट लगेगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पर गेस्ट रूम होगा, ये सब एक आधार पे एक निश्चित स्थान पे बना रहा है, इसलिए उसमें इस बुद्धि की अधिकता अधिक होगी। भाई यदि उसमें इस बुद्धि की अधिकता ना हो तो गेट आगे की जगह पीछे कर देगा, लॉबी आगे की जगह पीछे कर देगा, तो क्या मकान अच्छा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसलिए उसमें स्थानीय कारक की प्रधानता होगी, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ पर कौन चीज होना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने जो है लुईस थर्स्टन का सिद्धांत पढ़े, और अगला जो सिद्धांत है वो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। यानी जो नेक्स्ट हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब प्रश्न बनता है कि यह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो यह सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो किया है कैटल एवं हार्न ने। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो कैटल एवं हार्न ने किया है। क्योंकि कभी कभी कैटल ना होकर के हार्न आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों नामों का यहाँ पे जिक्र कर लिया। और इस सिद्धांत का कब प्रतिपादन किया, तो 1941 में किया। इस सिद्धांत का कब प्रतिपादन हुआ, तो 1941 में हुआ। इसको आप याद कर रखिए। तो अब हम जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि तरल व ठोस। अब तरल व ठोस को जो है हम आपको बताते हैं कि क्या तरल बुद्धि होती है, कैसी ठोस बुद्धि होती है। तरल व ठोस। तरल व ठोस। अब हम देखते हैं, लुईस थर्स्टन ने बताया कि तर्क, कल्पना, समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। और ये किस बुद्धि में होती है, तो ये तरल बुद्धि में होती है। यानी तर्क, कल्पना, समस्या समाधान की क्षमता किसमें होती है, तो कैटल एवं हार्न के अनुसार वो तरल बुद्धि में होती है। जबकि ठोस बुद्धि में शिक्षण एवं प्रशिक्षण या अनुभव के पर आधारित होती है। यानी कोई चीज हम शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा
प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं तो वो बुद्धि कैसी होगी? वो ठोस बुद्धि होगी। अगला जो इसमें अंतर बताया वो बताया कि तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत कारकों द्वारा होता है। यानी तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत कारकों द्वारा होता है। कारकों द्वारा होता है। और अहम बात ये बताई कि ये पौधा अवस्था में आयु के साथ साथ घटती जाती है। पौधा अवस्था में आयु के साथ साथ घटती जाती है। आयु के साथ साथ घटती जाती है। आयु के साथ साथ घटती जाती है। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कोई आपके घर में मेहमान आया, वो हो सकता है लखनऊ से ही आया हो, सीतापुर से आया हो, बाराबंकी से आया हो, या कोई आया कहीं से आया हो। जो घर में बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो पूछता है कि कौन आया है। आवाज से वो पहचानने की कोशिश करता है लेकिन वो पहचान नहीं पाता है, तो वो पूछता है कि कौन आया है। तो घर के सदस्यों द्वारा उसे बताया जाता है कि मोहन आए हैं, या राकेश आए हैं, या महेश आए हैं, या सुरेश आए हैं, या मामा आए हैं, या मौसा आए हैं। घर के सदस्यों द्वारा ये बताया जाता है। थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति यानी पौड़ व्यक्ति थोड़ी देर के बाद फिर पूछता है घर के किसी सदस्य से कि कौन आया है। तो घर के सदस्य बताए कि अभी बताए थे मोहन या सुरेश आए हैं, अभी बताए थे। तो वो व्यक्ति कहता है भूल गए, हमारे दिमाग से उतर गया, मुझे याद नहीं रहा। तो यानी ये जो बुद्धि होती है, तरल बुद्धि, ये आयु के साथ साथ पौधा अवस्था में घटती रहती है। अब देखते हैं ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि व्यक्ति के पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है तथा यह बुद्धि जन्म से लेकर के मृत्यु तक निश्चित रहती है। यानी ये जो ठोस बुद्धि होती है ये पर्यावरणीय कारकों द्वारा होती है और ये जन्म से मृत्यु तक स्थिर रहती है। स्थिर रहती है। जैसे के लिए हम आपको उदाहरण देते हैं। आपने जो है शैशव अवस्था में एक बार वर्णमाला सीख लिया, आपने क से ज्ञ तक वर्णमाला सीख लिया, फिर उसके बाद में एक बार सीखने के बाद में आपको क्या पौधा अवस्था में दोबारा सीखना पड़ता है? आपका उत्तर रहेगा कि नहीं, क्योंकि आपने एक बार सीख लिया है कि का कैसे बनता है, खा कैसे बनता है, गा कैसे बनता है, फिर वो आपको जो है बार बार नहीं सीखना पड़ता। यानी ठोस बुद्धि जो होती है वो उम्र के साथ साथ घटती या बढ़ती नहीं है। इस प्रकार जो है ठोस एवं तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया? तो कैटल एवं हार्न ने प्रतिपादित किया। और कब प्रतिपादित किया? तो इसका प्रतिपादन कैटल एवं हार्न ने 1941 में किया। आई होप आप लोगों को ये सिद्धांत समझ में आया होगा। और अगला जो हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे वो सिद्धांत पढ़ेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे और देखेंगे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, कब दिया और इस सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब
अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में, कब? 1983 में हावर्ड गार्डनर ने किया। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया? तो हावर्ड गार्डनर ने इसका प्रतिपादन 1983 में किया। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि जो है एक कारकी नहीं होती है, बल्कि बुद्धि कैसी है, और बल्कि बुद्धि जो होती है वो बहुकारकी होती है। यानी दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि गार्डनर ने बताया कि बुद्धि एक कारकी नहीं है, बल्कि बहुकारकी है। बहुकारकी है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो हावर्ड गार्डनर ने कहा। दूसरा पॉइंट यह है कि गार्डनर ने जो बुद्धि बताई, बहुबुद्धि बताई, वो 7 प्रकार की बताई। यानी गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि है वो 7 प्रकार की बताई थी। कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। लेकिन गार्डनर की ये जो बुद्धि थी, बाद में ये 7 प्रकार से इसमें परिवर्तन कर दिया गया, और अब यह वर्तमान में बुद्धि 9 प्रकार की हो गई है। वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि हो गई है। इसका जो है 2 बार संशोधन हावर्ड गार्डनर ने खुद किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गार्डनर ने बुद्धि कितने प्रकार की बताई थी? तो शुरू में इन्होंने बुद्धि 7 प्रकार बताई थी, लेकिन वर्तमान समय में बुद्धि कितने प्रकार की है? तो वर्तमान समय में 9 प्रकार की इनकी बुद्धि है। अब हम देखते हैं कि हावर्ड गार्डनर ने कौन कौन सी किस प्रकार बुद्धि बताई है। तो जो पहले बुद्धि बताई हावर्ड गार्डनर ने, पहले जो बुद्धि हावर्ड गार्डनर ने बताई वो बताई भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि हावर्ड गार्डनर ने बताई। अब भाषाई बुद्धि कैसे बताई? तो हावर्ड गार्डनर ने बताया कि शब्दों तथा शब्दों में अंतर, वाक्यों तथा वाक्यों में अंतर, शब्द एवं वाक्य को पहचानने की क्षमता किसमें निहित है? तो वो भाषाई बुद्धि में निहित है। शब्द को पहचानना, शब्द को पहचाना और वाक्य में अंतर कर पाना कौन सी बुद्धि की अधिकता वाला बालक कर पाएगा? तो भाषाई बुद्धि। दूसरी बुद्धि जो इन्होंने बताई वो बताई तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि, तार्किक बुद्धि क्या है? हम ये कह सकते हैं कि जिस बालक में तर्क करने की क्षमता, विभिन्न अंकों के पीछे छिपे संबंध को जानने की क्षमता तथा अंकों के बारे में अनेक प्रकार की योग्यता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तार्किक बुद्धि कहते हैं। तीसरे क्रम की जो बुद्धि हावर्ड गार्डनर ने बताई वो बताई शारीरिक गतिशीलता बुद्धि। शारीरिक गतिशीलता बुद्धि। अब ये शारीरिक गतिशीलता, तो हावर्ड गार्डनर ने बताया कि शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता जिस व्यक्ति में हो वही शारीरिक गतिशीलता बुद्धि कहलाता है। और ये बुद्धि किसमें पाई जाती है? तो हम आपको बता रहे हैं कि ये बुद्धि जो है पाई जाती है, जैसे डॉक्टर हो गया,
पायलट हो गया, डॉक्टर, पायलट, ट्रेन ड्राइवर, चित्रकार, ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, इनको जो है शारीरिक गतिशीलता की बुद्धि इनमें अधिक होती है, क्योंकि यदि ये अधिक नहीं होगी तो ऑपरेशन बहुत कहीं करना है, वो चीरा कहीं दूसरी जगह लगाए पड़े, इसलिए इनको जो है इनके अपने हाथों पर नियंत्रण करने में ज़्यादा जो है अनुभव होता है, ज़्यादा बुद्धि होती है। चौथे क्रम की जो बुद्धि बताई है वो बताई है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि हम ये कह सकते हैं कि समय, भार, दूरी, समय, भार, दूरी, समय, भार, दूरी, आकार को समझने की योग्यता जिस व्यक्ति में या बालक में अधिक होगी उसमें कौन सी बुद्धि की अधिकता होगी, तो उसमें स्थानिक बुद्धि की अधिकता होगी। और ये बुद्धि किसमें ज़्यादा पाई जाती है, तो जैसे ट्रेन ड्राइवर हो गया, पायलट हो गया, इन व्यक्तियों में जो है इस बुद्धि की अधिकता होती है। अगला जो बुद्धि बताई, पांचवें क्रम की जो बुद्धि बताई गार्डनर ने, वो बताई संगीतिक बुद्धि। संगीतिक बुद्धि, इस बुद्धि में बताया हावर्ड गार्डनर ने कि स्वर, लय, ध्वनि आदि को समझकर और उससे जुड़ने की योग्यता जिस व्यक्ति में होगी उसमें जो है संगीतिक बुद्धि की अधिकता होगी, क्योंकि जब तक स्वर, ध्वनि, लय के साथ व्यक्ति जुड़ नहीं पाएगा तब तक वो संगीत सीख नहीं पाएगा, और सीख वही पाएगा जिस व्यक्ति में इस बुद्धि की यानी संगीतिक बुद्धि की अधिकता होगी। इस प्रकार इन्होंने ये 5 प्रकार की बुद्धि बताई, और छठी प्रकार की जो बुद्धि बताई वो बताई अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या इसी का अन्य नाम है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। यहाँ देखा कि एक बुद्धि के 2 नाम जो है हैं हावर्ड गार्डनर के अनुसार, इसको जो है समझ लेना, क्योंकि आपको एक बता दें दूसरी ना बताएं तो आपको लगेगा कि जो है सर ने तो बताया ही नहीं था। इसलिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को ही व्यक्तिगत अन्य बुद्धि के नाम से जाना जाता है। और इस बुद्धि में हावर्ड गार्डनर ने बताया कि दूसरे को विचारों को समझकर फिर अपने विचारों से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देना, दूसरे विचारों को समझकर सुन करके फिर अपने विचारों से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देना, उस बालक में या व्यक्ति में किस बुद्धि की अधिकता होगी, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की अधिकता होगी। ऐसा किसने बताया, तो हावर्ड गार्डनर ने बताया। और इस बुद्धि की अधिकता वाली यदि बात आए तो किसमें अधिकता होती है, तो इस बुद्धि की जो अधिकता होती है वो शिक्षक हो गया, राजनेता हो गया, वकील हो गया। शिक्षक, राजनेता, वकील, शिक्षक, राजनेता, वकील, या हम बीमा एजेंट भी लिख सकते हैं, बीमा एजेंट भी लिख सकते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि जो है मुझे बीमा कराने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बीमा एजेंट ऐसा आपको उदाहरण देगा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ऐसा आपको उदाहरण देगा, ऐसा अपने जो है
बातों में फंसाएगा जो आपका खुद मन करने लगेगा कि हाँ बीमा करा लिया जाए, ये एजेंट सही कहता है। सॉरी, ऐसे राजनेता चुनाव के समय आया, आपके क्षेत्र में, आपके गांव आया और जो है कहा कि हम ये रोड नाली बनवा देंगे, लेकिन जो है चुनाव जीतने के बाद वो 5 साल जो है नहीं आया। जब चुनाव दोबारा हुआ तो फिर आया राजनेता आपके वहाँ और उसने बताया कि ये समस्या हो गई, इसलिए ये रोड नाली नहीं बन पाई, अब कि नहीं मुझे और एक बार दोबारा मौका दीजिए और मैं ये फिर रोड नाली बनवा दूंगा। वो ऐसा आपको अपनी बात में फंसाएगा, ऐसा उलझाएगा जो कि आपको लगेगा कि हाँ अगले व्यक्ति को देंगे वो तो नहीं बनवाएगा, इसी को दोबारा चुनते हैं, हो सकता है ये जो है रॉकिंग रोड हमारी बनवाते हैं। तो ये इस बुद्धि में राजनेता आ जाता है। वकील भी ऐसे ही है, आपने देखा कि कोर्ट में कोई भी केस होता है सिर्फ शब्दों का ही फेर होता है। ऐसा व्यक्ति, एक कहावत होती है ना कि वकील जो होता है बाल में खाल निकालता है। तो इन लोगों में जो बुद्धि की अधिकता होगी वो अंतर वैयक्तिक बुद्धि की अधिकता होगी। अगला जो 7वें क्रम की बुद्धि बताई, जो 7वें क्रम की बुद्धि बताई उसको हम लोग देखते हैं। जो 7वें क्रम की बुद्धि बताई वो बताई अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, और इसी का जो अन्य नाम है वो अन्य नाम है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। अब आप ये देखिए, यहां अंतर है और यहां अंतरा है, ठीक। यहां अन्य है और यहाँ आत्मन है। इन दोनों बुद्धियों में बहुत आप ध्यान पूर्वक सुनिए और सोचिए। तो अंतरा वैयक्तिक बुद्धि या व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि में जो है हावर्ड गार्डनर ने बताया कि स्वयं के विचारों से दूसरे व्यक्ति को जो व्यक्ति प्रभावित कर दे उसमें जो है आत्मन बुद्धि यानी व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि की अधिकता होगी, और स्वयं के विचारों से दूसरा व्यक्ति को वही प्रभावित कर सकता है जिसमें इस बुद्धि की अधिकता होगी। तो इस बुद्धि की अधिकता वाले कौन से बालक होते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि इस बुद्धि की अधिकता वाले बालक आगे चल कर के कवि, दार्शनिक या साहित्यकार बनते हैं। कवि, दार्शनिक या साहित्यकार बनते हैं। ये तो जो है हावर्ड गार्डनर ने बताई कि जो है 7 प्रकार की बुद्धि होती हैं, लेकिन बाद में ये बुद्धि जो है वर्तमान समय में कितनी है, तो वर्तमान समय में ये बुद्धि अभी आपको बताया कि वर्तमान समय में बुद्धि जो है वो 9 है। तो 8वें नंबर की जो बुद्धि बताई हावर्ड गार्डनर ने, तो वो बुद्धि बताई प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि बताई 8वें नंबर की। और इस बुद्धि का प्रतिपादन कब किया, तो इस बुद्धि का प्रतिपादन 1998 में हावर्ड गार्डनर ने ही किया। हावर्ड गार्डनर ने बताया कि जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि के साथ जो है संबंध बनाने की योग्यता किसमें होगी, वो प्राकृतिक बुद्धि में होगी। हावर्ड गार्डनर ने बताया कि इस बुद्धि के जो अधिकता वाले बालक होते हैं वो जीव विज्ञानी, शिकारी या किसान होते हैं। मतलब हावर्ड गार्डनर को ये एहसास हुआ होगा कि जो है हमने एक बुद्धि ये छोड़ दी, प्राकृतिक के बारे में तो मैंने चर्चा ही नहीं किया, और इसमें किसान, शिकारी
या जीव विज्ञानी, प्रकृतिवादी, ये किसमें होते हैं? तो इसका जो है उन्होंने 1998 में जो है जोड़ा। उसके बाद में जो नवे क्रम में फिर उनको लगा कि मैंने कोई एक बुद्धि छोड़ दी है, तो इन्होंने जो नवे क्रम की बुद्धि बताई वो बताई अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि। और इसका जो है उन्होंने प्रतिपादन कब किया? तो इसका उन्होंने प्रतिपादन 2000 ईस्वी में किया। इस बुद्धि में बताया हावर्ड गार्डनर ने कि किसी भी परिस्थिति में स्वयं को समायोजित करने की योग्यता जिस व्यक्ति में होगा उसमें कौन सी बुद्धि की अधिकता होगी? तो उसमें अस्तित्ववादी बुद्धि की अधिकता होगी। यानी कैसी भी परिस्थितियां हों उन्हीं के अनुसार स्वयं को ढाल लेना, उन्हीं परिस्थितियों में घुल मिल जाना, उस बालक में कौन सी बुद्धि की अधिकता होगी? तो अस्तित्ववादी बुद्धि की अधिकता होगी। इस बुद्धि की अधिकता वाले बालक आगे चल करके क्या बनते हैं? तो हम आपको बता रहे हैं कि इस बुद्धि की अधिकता वाले बालक आगे चल करके योगी, संत व दार्शनिक बनते हैं। योगी, संत व दार्शनिक। योगी, संत व दार्शनिक बनते हैं, या दर्शन शास्त्री भी इसे हम कह सकते हैं। दर्शन शास्त्री। इस प्रकार से जो है हावर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है वो 9 प्रकार की है। अब यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम। कैसा क्वेश्चन का जिक्र किया जाता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता से परिचित होता है, गार्डनर के अनुसार उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि की अधिकता होगी? तो जो व्यक्ति अपनी योग्यता से परिचित है उसमें कौन सी बुद्धि होगी? तो उसमें अंतरा वैयक्तिक बुद्धि या व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि होगी। और ये किस में होती है? कवि है, दार्शनिक है, साहित्यकार में होती है। इस प्रकार जो है हम हावर्ड गार्डनर का जो है सिद्धांत पढ़े। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत या क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। प्लीज़ बच्चों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।